नमस्कार, क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का तिरस्कार करने वाले बेटे को मिला कर्मों का फल। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थीं। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह किसी अच्छे घर की हैं, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वह अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहाँ पड़ी रहती थीं। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते वह बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर कुछ खाने को दे जाता था, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप के संस्कार ही उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। शनिवार और इतवार को वह दोस्तों के साथ अपनी छुट्टी बिताता था, लेकिन आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में सभी गरीबों को भोजन करवाने आया था। अपने माता पिता की बरसी में मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। कभी कभी गरीबों को भोजन देने के बाद श्रवण की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ती। वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएंगी? बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थीं, इसलिए उनसे कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर श्रवण बोला, अच्छा, यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तब बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा, आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई हैं? बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा घर है। पति की मृत्यु हो चुकी है। पति के स्वर्गवास के बाद से धीरे धीरे अपने ही बहू बेटे को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ और बांके बिहारी के दर्शन करके आते हैं। मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए हैं। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं और ना तो बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। लेकिन अब मैं समझ गई कि मेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर क्यों आया था। उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी अम्मा की आंखें नम हो गईं। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी माँ की छवि घिर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठीं। उसने अम्मा से पूछा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही, जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, वही मुझे नहीं रख सका, तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं कान्हा जी की
शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी। अम्मा, मेरे माता पिता एक दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारा दिन के बाद घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल भी कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बांके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं। अम्मा, जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थीं और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था, उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी बहुत याद आती हैं। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकीं। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगे। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने ही श्रवण को उसके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। श्रवण अब नियमित समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थीं। जब वह थककर सोता था तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरती थीं। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लिया करतीं और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख देतीं। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और श्रवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार, दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को श्रवण काफ़ी देर तक जगता रहा और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थीं, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा के हाथों को लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद
हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों न एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को भी उचित लगी और बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। अम्मा एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है सरिता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गईं, उसकी माता पिता से बातचीत की। श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव रखा। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों के बाद श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुण और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव सरिता का अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती कि न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरी कर देती हैं। समय बीतने लगा और श्रवण के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थीं। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोते हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया था, ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छांव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़ें। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रवण भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें हजारों कर्मचारी रहते थे। उधर अम्मा का बेटा विशाल, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपने निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे परेशान करता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उसी दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी, परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो कि उसके माता पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अंततः
उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों में गुजरे। अब विशाल और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। विशाल का एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपने सिफारिश पर उसकी अपनी कंपनी में ही नौकरी लगवा दी और इस तरह विशाल के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। विशाल अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। विशाल की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था और सभी कर्मचारियों को उनके काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किए जाने थे। विशाल को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और वह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहा था। आज का दिन विशाल के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया तो वह स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी भी जो भी स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा ना होती तो ना तो आज यह कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आएं और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। श्रवण के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गईं। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, विशाल मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका बेटा ही था, विशाल मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अब मैं सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे ना ले आता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह विशाल को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। विशाल ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। विशाल ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ चलेंगी, अपने घर चलेंगी। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे, कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। विशाल माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ घर वापस आ गईं। कभी विशाल अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था।
उन बातों को अम्मा कभी मैं नहीं भूल सकती थी। उधर विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था उसी कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपने करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक नज़र नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। वे दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। विशाल की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। वह उठना और चलने में भी असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने। विशाल के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण ने फ़ोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थीं। विशाल मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठीं। अम्मा ने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रही थी, तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी विशाल मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगीं। जब श्रवण ने अम्मा से उनके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। श्रवण ने हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ाया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा कर दिया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। विशाल और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही महीने में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया। अब उन दोनों को अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो अम्मा जी से माफ़ी मांगने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से बाहर निकल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारे इस कर्म की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो गई है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया।
बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा श्रवण मुझ पर जान छिड़कता है, अब वही मेरा बेटा है, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर के लिए चल पड़ी। बाहर अम्मा को लेने के लिए श्रवण गाड़ी में पहले से ही पहुंच चुका था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।